इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। पाठ का क्या नाम है? शब्द सौष्ठव। इंग्लिश में इसे इलेगेंस ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्द। शब्द के बारे में पढ़ते हैं। तो अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वास्तव में शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है, यानी जुड़ने से बनता है। वे कहाँ जाते हैं? तो ये क्या है? ये सभी शब्द हैं। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। पहला वे है, जो व और ए इन दो छोटी ध्वनियों से मिलकर बना है। दूसरा शब्द है कहाँ। यह का, आ, हा, आ इन 4 अक्षरों से मिलकर बना है। इसी प्रकार तीसरा शब्द है जाते, 4 अक्षरों से बना है। तथा चौथा शब्द हैं, 2 अक्षरों से मिलकर बना है। समझ में? आगे है हिंदी का शब्द भंडार। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। इनमें से 85% शब्द हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के हैं तथा शेष 15% शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत रही है। प्राचीनतम मतलब बहुत पुरानी। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं ने भी हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध करने में विशेष योगदान दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं ने भी हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध यानी बहुत अच्छा बनाने में विशेष योगदान दिया है। हिंदी भाषा की प्रकृति इतनी समन्वयशील है और उदार रही है कि विदेशी शब्दों को हिंदी ने अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार ढाल दिया है। शब्द भेद यानी शब्द के प्रकार। तो शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। कोई पूछ ले कि बताइए हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं या शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है अर्थ के आधार पर शब्द, दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द, तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, चौथा है रूपांतर के आधार पर शब्द। इन सब के बारे में क्रम से जानते हैं। तो पहला है अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं या सार्थक कहते हैं। जैसे घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय, रोटी, खाना, पानी इत्यादि। आए समझ में? क्या कह रहा है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द या सार्थक कहते हैं। जैसे घर, घर के मतलब है जिसमें हम सब रहते हैं अपने अपने घर में। नगर, नगर मतलब जहाँ जनसंख्या वास करती है। मैं का मतलब मैं, आप का मतलब जो कोई दूसरा है। विश्वविद्यालय का मतलब है ये भी क्या है? पढ़ाई करने का स्थान है। रोटी, रोटी क्या है? खाने के वस्तु है। खाना क्या है? खाना खाने का वस्तु है। पानी, पानी है पीने का। तो इन सब शब्दों का क्या है? कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। आगे है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उनको निरर्थक शब्द या निरर्थक कहते हैं। जैसे धम्म, फटाफट, चटाचट, फट, टन इत्यादि। अब ये जो शब्द दिए गए हैं इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द। आगे है कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे ठीक ठाक, रोटी वोटी, काम धाम, खाना वाना। इनमें ठाक, वोटी, धाम, वाना शब्द निरर्थक हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं। अन्य कई निरर्थक शब्द जैसे पशु पक्षियों की आवाज़, किसी वस्तु के गिरने की आवाज़, किसी खाद्य यंत्र की ध्वनि इत्यादि स्वयं सार्थक नहीं होती, लेकिन जब वे शब्दों के साथ या वाक्य में मिलती हैं तब सार्थक कहलाती हैं। जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, भक भक करती रेलगाड़ी जा रही है, घंटा टन से बज गया इत्यादि। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना। रचना मतलब बनावट के आधार पर शब्द। तो इसके बारे में जानते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। क्रम से इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है रूढ़ शब्द। क्या होता है? तो इसके बारे में जानते हैं। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते। जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि। रूढ़ शब्द का खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता है उन्हें रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। आया समझ में? दूसरा है यौगिक शब्द। इसके बारे में जानते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है कि जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द या यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय इत्यादि। इसमें कह रहा है यौगिक शब्द का खंड करने पर इनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, अर्थात जो शब्द विच्छेद पर सार्थक अर्थ देते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय को जब अलग अलग करेंगे तो हिम धन आलय, यानी हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है, आलय का मतलब घर होता है।
है समझ में। तो यहाँ पर दोनों शब्द का अपना अपना अर्थ है। आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होता है या किसे कहते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, योग मतलब मिलने से बनते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, जलद आदि। पंकज शब्द पंक धन जा दो शब्दों के योग से बनता है। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है उत्पन्न। यह ठीक है कि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, किंतु कोई जोंक, सिंघाड़ा आदि और भी तो बहुत सी चीजें हैं जो जल अथवा कीचड़ से उत्पन्न होती हैं, पर पंकज और चीजों को न कहकर केवल कमल को कहा जाता है। इसी प्रकार जल देने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, किंतु मनुष्य को जलद न कहकर बादल को ही जलद कहा जाता है। यौगिक शब्द पंकज सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार लंबे पेट वाला, जिसे लंबोदर कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऊंट, हाथी या कोई मनुष्य, लेकिन यह शब्द लंबोदर भी सिर्फ गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। इसलिए ऐसे यौगिक शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है समझ में। तो यहाँ पर तीसरा नंबर है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद या प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द और पांचवा है वर्ण संकर शब्द। तो इन सब के बारे में जानते हैं। पहला है तत्सम शब्द क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल इत्यादि। समझ में आया। पुष्प मतलब क्या होता है, फूल होता है। अग्नि मतलब आग, हस्त मतलब हाथ, मुख मतलब मुंह, आम्र मतलब आम होता है, फल का मतलब फल होता है। दूसरा है तद्भव शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, आग, हाथ, आम, घी, चाय इत्यादि। है समझ में क्या कह रहा है। तद्भव शब्द क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और वे हिंदी भाषा में या हिंदी में प्रयोग होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। आगे है तीसरा नंबर देशज शब्द क्या होता है। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा इत्यादि। है समझ में क्या कह रहा है। देशज शब्द क्या होता है कि स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए हुए क्षेत्रीय शब्दों को, यानी हिंदी भाषा में आए हुए क्षेत्रीय शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द, देशी या देशज शब्द। आगे देखते हैं विदेशी या विदेशज शब्द क्या होता है। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं या किए जाते हैं, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं या वे कहलाते हैं। जैसे वास्तव में फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी कहलाते हैं। हिंदी में विदेशी शब्दों में फारसी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब बहुत ज्यादा है। इस भाषा के शब्द सर्वाधिक है हिंदी में, तो फारसी शब्दों की। फारसी मुगल काल में फारसी शिक्षा और शासन की भाषा थी, अतः इसका हिंदी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अरबी, तुर्की भाषा के शब्द भी फारसी के माध्यम से हिंदी में आए हैं। हिंदी ने फारसी शब्दों के साथ ही उसके उपसर्ग जैसे बे, गैर और प्रत्यय ई, गिरी, दान, दार, बंद भी अपनाए हैं। शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए पराजय शब्द में परा उपसर्ग है। शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स और अफिक्स कहते हैं। सफिक्स या अफिक्स कहते हैं। आया समझ में। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिए, उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय वह शब्द होते हैं हिंदी के जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आया। उदाहरण के लिए बंधुत्व में त्व प्रत्यय है। हिंदी ने फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाला है। इसके लिए हिंदी ने फारसी शब्दों में अनेक परिवर्तन किए। जैसे दुका क्या है, दुका, दुका का मतलब क्या होता है, दुकान। आइन मतलब आईना। कमीना मतलब कमीना। परवा मतलब परवाह। फारसी के बाद हिंदी में अरबी शब्दों की संख्या आती है। हिंदी में अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों की संख्या सर्वाधिक शासन संबंधी शब्दों की है। हिंदी ने अंग्रेजी के अनेक शब्दों को कुछ हेर फेर के साथ अपना लिया है। जैसे लालटेन
लालटेन को लैंटर्न कहते हैं। बोतल को अंग्रेजी में बॉटल कहते हैं। कप्तान को अंग्रेजी में कैप्टन कहते हैं। अफसर को अंग्रेजी में ऑफिसर कहते हैं। अस्पताल को हॉस्पिटल कहते हैं। गिलास को ग्लास कहते हैं अंग्रेजी में। मील को अंग्रेजी में माइल कहते हैं। तारपीन को अंग्रेजी में टर्पेंटाइन कहते हैं। सिलेट को अंग्रेजी में स्लेट कहते हैं आदि। आया समझ में। इसके अतिरिक्त अंग्रेज, कूपन, कारतूस, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। हिंदी में प्रचलित तुरुप शब्द डच भाषा का है। चाय, लीची शब्द चीनी भाषा से आए हैं। विदेशी शब्द हिंदी में ध्वनि के अनुसार अथवा बिगड़े हुए उच्चारण के अनुसार लिखे जाते हैं। यह पता लगाना कठिन है कि हिंदी में किस किस समय पर कौन से विदेशी शब्द आए हैं, पर ये शब्द भाषा में मिल गए हैं और इनमें कोई कोई शब्द ऐसे हैं जिनके समानार्थी हिंदी शब्द बहुत समय से अप्रचलित हो गए हैं। भारतवर्ष की और प्रचलित भाषाओं विशेषकर मराठी और बांग्ला से भी कुछ शब्द हिंदी में आए हैं। कुछ विदेशी शब्द एवं भारतीय भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं आगे दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द देखते हैं। अकल, अजब, अदब, अजायब, अजीब, असर, अखबार, अहमक, अल्लाह, अदा, अदालत, आदत, आदमी, आखिर, आसार, अमीर, इम्तहान, इलाज, इनाम, इस्तीफा, इज्जत, इजलास, इमारत, ईमान, उम्र, एतराज, एहसान, औरत, औलाद, औसत, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, कसूर, कसर, कसम, कसरत, किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, किताब, कुर्सी, काहिल, खत, खत्म, खबर, खराब, ख्याल, गरीब, गैर जलसा, जिस्म, जाहिल, जहाज, जवाब, जनाब, जालिम, जिहन, तकदीर, तकिया, तरफ, तमाम, तकाजा, तुर्की, तजुर्बा, तमाशा, तनख्वाह, तारीख, तबादला, तकलीफ, दगा, दफा, दफ्तर, दवा, दलाल, दावा, दान, दावत, दाखिल, दीन, दुआ, दुकान, नकद, नकल, नहर, नशा, नतीजा, चाल, फकीर, फ़ायदा, फैसला, फ़ौरन, फ़िक्र, बाकी, मवाद, मदद, मल्लाह, मजबूर, मर्जी, मशहूर, मजमून, मतलब, मालूम, मामूली, मात, मिसाल, मुद्दई, मुसाफिर, मुनसिफ, मुकदमा, मौका, मौलवी, मौसम, यतीम, राय, लफ्ज़, लहजा, लायक, लिफाफा। ये सभी क्या है अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। आगे है लियाकत, लिहाज, वकील, वहम, वारिस, शराब, सिफारिश, हक, हद, हरामी, हमला, हवालात, हाजिर, हसिया, हाल, हकीम, हिसाब, हिम्मत, हैजा, हौसला, मुद्दत आदि शब्द हैं। आगे देखते हैं फारसी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आवारा, आमदनी, आराम, आकार, आफत, आवाज, आईना, उम्मीद, उम्मीदवार, कद, किशमिश, कुश्ती, कमीना, किनारा, मजबूत, कूचा, कमर, खुद, खामोश, खुश, खुराक, खूब, खरगोश, खर्च, गाज, गर्द, गुम, गोला, गुलबंद, गरम, गिरह, गवाह, गुल, गुलाब, गोश्त, गिरफ्तार, चश्मा, चादर, चाबुक, चिराग, चेहरा, चूंकी, चरखा, चाशनी, चापलूस, जहर, जंग, जबर, जादू, जिंदगी, जागीर, जान, जुर्माना, जोर, जिगर, जोश, तबाह, तनख्वाह, तरकस, तमाशा, ताक, ताजा, तीर, तेज, दरबार, दंगल, दस्तूर, दीवार, दुकान, दाग, दिलेर, देहात, दवा, दिल, नापसंद, नाव, नापाक, नामर्द, पलक, पलंग, पारा, पुल, पेशा, पैमाना, फरमाइश, बहरा, बीमार, बेहुदा, बेवा, बाग, बेरहम, मजा, मोजा, मालीदा, मरहम, मलाई, मादा, मेहमान, मुफ्त, मीना, मुर्गा, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, रोगन, लगाम, लेकिन, लश्कर, वापिस, शादी, शोर, सरकार, सरदार, सूद, सरासर, सितार आदि शब्द ये सभी क्या हैं फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। आगे है पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। आचार, आया, अलग तरह, आलपीन, अलमारी, अनानास, आलू, इस्पात, स्त्री, कनस्टर, कमीज, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, जंगला, तंबाकू, तिजोरी, परात, पादरी, पपीता, पेरू, पीपा, परत, पिस्तौल, फीता, फालतू, बाल्टी, बटन, भार, तौल, मेज, मस्तूल, मिस्त्री, तंबाकू, तौलिया, नीलाम, साया, संतरा, साबुन आदि। आगे है तुर्की भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। उर्दू, कनज्जक, काबू, कालीन, कुली, कुर्की, कैंची, कुर्ता, कातिल, कनात, चकमक, आका, चेचक, चमचा, चोगा, जालिम, जुर्राब, तमगा, तलाश, ताश, तोप, तोशक, नाशपाती, बहादुर, बेगम, मुगल, मुचलका, अफगा, लाश, सुराग, सौगात, दुकान, बादाम, हफ्ता आदि तुर्की भाषा के शब्द हैं।
आगे है अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। हिंदी में अंग्रेजी शब्द की भरमार है। अंग्रेजी के अनेक शब्द हिंदी में तद्भव बनकर बोले जाते हैं, जैसे रेल, टेलीफोन, रोड, बस, पोस्ट ऑफिस, ऑफिस, अफसर, अपील, इंच, पाउडर, पास, टिकट, बटन, साइकिल, स्कूटर, कार, पुलिस, कोट, पेंट, टेंट, टीन, डॉक्टर, नोटिस, फेल, फंड, फीस, फुट, मील, गिलास, लालटेन, समन, स्कूल, टेबल, कमीशन, गैस, पेन, रजिस्टर, राशन, रेडियो, सिनेमा, लाइन, स्टील, जज, रबर, कलेक्टर, कैलेंडर, मोटर, कमेटी, डायरी, डिग्री, कंपटीशन आदि शब्द अंग्रेजी के हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं। 5वां नंबर है वर्ण संकर के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं या संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है जांच, जांच क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। इसमें कर्ता शब्द जोड़ने पर, ये कर्ता जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है। जांच और कर्ता दो शब्द दोनों जुड़ने पर क्या बन जाता है? जांच कर्ता। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ण संकर यानी संकर शब्द। उसी प्रकार रेल क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गाड़ी क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। जब रेल और गाड़ी दोनों शब्द जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएगा? रेलगाड़ी। तो ये क्या है? वर्ण संकर शब्द है। उसी प्रकार अरबी और फारसी दोनों भाषा जोड़ने पर, दोनों भाषा के शब्द जोड़ने पर क्या बनता है? आदम कद, अलमस्त, गलत फहमी, गुस्ल खाना, लाल साज, जाल साज। आगे है कलाईदार, तरफदार, नुकसानदेह, नेक नियत, फिक्रमंद। उसी प्रकार हिंदी भाषा और अरबी भाषा के शब्द मिलकर बनाए गए शब्द इमाम बाड़ा, जमा बड़ा, गुलामी, मुख्तारी, शराबी, गुस्सैल, मियादी, मिस्री, कसरती, अमल पट्टा। फिर है हिंदी भाषा और फारसी भाषा के शब्द मिलने से नए शब्द जो बनते हैं आवारापन, कमीनापन, कलाबाजी, जोशीला, देनदार, धोखेबाज, फलदार, नोकझोंक, बेधड़क, पानीदार। फिर है हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के शब्द मिलने से बीमा पॉलिसी, टिकट घर, पॉकेट मार, रेलगाड़ी, डिग्रीधारी। फिर है हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के शब्द के मिलने से बने शब्द लखपति, वर्षगांठ, खोजपूर्ण, पूंजीपति, करोड़पति। आ रहा है समझ में? हिंदी पहले जो भाषा है तो मतलब पहला शब्द क्या है? हिंदी भाषा का है और दूसरा है संस्कृत भाषा का। उसी प्रकार पहला शब्द इसमें रहेगा हिंदी, फिर दूसरा अंग्रेजी, इसमें हिंदी, फिर फारसी, फिर इसमें भी हिंदी का शब्द, फिर दूसरा रहेगा अरबी भाषा का शब्द। आगे है विदेशी तथा संस्कृत भाषा के शब्द, जैसे रेल यात्री, कृषि मजदूर, रेडियो तरंग, बीमा पत्र, सजा प्राप्त। आगे देखते हैं नोट है इन मुख्य भेदों के अतिरिक्त अर्ध तत्सम भेद भी हैं जो शब्दों के संस्कृत से हिंदी शब्द बनने की यात्रा में बीच में बने शब्द हैं, जैसे वत्स, बच्छा, बच्चा, अग्नि, अगिन, आग। यानी यहाँ बच्छा और अगिन अर्ध तत्सम शब्द हैं, वत्स और अग्नि तत्सम शब्द हैं एवं बच्चा तथा आग तद्भव शब्द हैं। आगे है चौथा नंबर रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद या प्रकार। तो इसके बारे में जानते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। यहाँ पर पहला विकारी शब्द क्या होते हैं? तो लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकास मतलब परिवर्तन होता रहता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं या विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि। है समझ में? क्या कह रहा है कि विकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकास या परिवर्तन होता रहता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। आगे है दूसरा नंबर अविकारी शब्द क्या होता है? तो जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, यद्यपि इत्यादि। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। समझ में आया? विकारी शब्दों में क्या होता है? लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। समझ में आया? क्या कह रहा है कि प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। और प्रयोग के अनुसार अविकारी शब्दों के भी 4 भेद या 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक और तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द, चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। समझ में आया? आगे है शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद या प्रकार। तो जानते हैं प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थ बोध कराने वाले शब्द ही
शब्द की शक्ति है। आए समझ में क्या कह रहा है कि प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थ बोध, बोध मतलब जानकारी कराने वाली शब्द की शक्ति है। क्योंकि शब्द स्वतः 3 प्रकार के होते हैं, अतः इसी आधार पर शक्तियां भी 3 मानी गई हैं। कौन कौन सी? पहला है वाचक, वाचक मतलब अभिधा, वाचक को क्या कहते हैं? अभिधा। दूसरा है लाक्षणिक, लाक्षणिक को लक्षणा भी कहते हैं। तीसरा है व्यंजक, व्यंजक को व्यंजना भी कहते हैं। तो सबसे पहला है वाचक, वाचक के बारे में जानते हैं। वाचक को अभिधा भी कहते हैं। तो वाचक क्या होता है? शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी मुख्यार्थ का बोध होता है, यानी जानकारी होता है, उसे अभिधा या वाचक कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उनको वाचक कहते हैं, जैसे घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल आदि। अभिधा में शब्द और अर्थ के बीच सीधा और सहज संबंध होता है, इसलिए शब्द के ध्वनिता होते ही उसका अर्थ प्रायः स्पष्ट हो जाता है। जैसे यदि हम गाय कहें तो तत्काल हमारे मस्तिष्क में एक चिरपरिचित घरेलू और पालतू पशु का चित्र अंकित हो जाता है। अभिधा शक्ति के 3 प्रकार हैं। पहला है रूढ़ी, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ी। तो अगला है लाक्षणिक, जिसे लक्षणा भी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है लाक्षणिक अथवा लक्षणा शब्द कहलाते हैं। जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं। यथा मतलब जैसे मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ियो आय प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते तत्सा लक्षणा रोपिता क्रिया। काव्य प्रकाश, यहाँ पर अभिज्ञा द्वारा अर्थ की सिद्धि में बाधा होने पर किसी रूढ़ी या प्रयोजन के आश्रित मुख्यार्थ से संबंधित दूसरा अर्थ मतलब आरोपित अर्थ ग्रहण कर अवरोध दूर किया जाता है, वहाँ लाक्षणिक यानी लक्षण शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी मूर्ख को जब हम कहते हैं तुम बिल्कुल गधा हो, तब यहाँ गधा शब्द को जानवर के अर्थ में मिल जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो कभी जानवर नहीं हो सकता। यहाँ गधा का अर्थ गधा के समान मूर्ख से निकाला जाता है। इस प्रकार गधा शब्द यहाँ लाक्षणिक है। आगे है व्यंजक, व्यंजक को व्यंजना कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। व्यंजक वे शब्द होते हैं जिनका वाच्यार्थ लिया जाता है और न लाक्ष्यार्थ। इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है, भिन्न मतलब अलग होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है। यहाँ कहने वाले का तात्पर्य रात के अंधेरे की विशेषता बताना नहीं, वास्तव में उसका तात्पर्य यह है कि चोरी करने के लायक शानदार रात है। इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में शब्द भेद यानी एक दृष्टि में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या इस क्लास में पढ़ा है? शब्द के भेद पढ़ा है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला है रचना यानी बनावट के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है शब्द शक्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतर के आधार पर। अब इन चारों के भी भेद हैं। रचना के आधार पर कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ी शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द और 5वां है वर्ण संकर शब्द। उसी प्रकार शब्द शक्ति के आधार पर कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। और फिर उसके बाद रूपांतर के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अब इनके भी भाग हैं। तो विकारी शब्द के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसी प्रकार अविकारी शब्द के भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण, पहला क्या है? क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।